हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 102 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास कार्यक्रम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के चैप्टर 4 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं MRD 102 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को बता चुका हूं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। आज मैं चैप्टर 4 से संबंधित क्वेश्चन को बताऊंगा जिसका शीर्षक है मूलभूत ग्रामीण सेवाएं तथा ढांचा। तो चलिए आज चैप्टर 4 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके जानते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शैक्षणिक विकास की मील के पत्थरों की रूपरेखा बताइए अथवा शिक्षा नीति में निहित महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा एनपीए 1986 में जिन प्रमुख बातों पर बल दिया गया है उन पर प्रकाश डालिए। तो चलिए एक एक करके निम्न बिंदु को जानते हैं और उसे डील करते हैं। पहला है शैक्षणिक विकास, क्या उसे जानेंगे। शिक्षा पर राष्ट्र नीति 1986 क्या है। एनपीए के प्रमुख आवेग या आदेश क्या है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित है, समानता के लिए शिक्षा, मौलिक शिक्षा, शिक्षा का प्रबंधन। पहला हम जानेंगे शैक्षणिक विकास। तो भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। मतलब भारत का कोई व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा पा सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। शिक्षा के कारण कोई भी बच्चा जो होता है वो परिपक्व, वैचारिक, कल्पनाशील और व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र बनता है। शिक्षा नीति पर राष्ट्र नीति की बात करें अगर, तो स्वतंत्र भारत में शिक्षा के इतिहास में शिक्षा पर राष्ट्र नीति एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उन्नति, सामान्य नागरिकता व संस्कृति की भावना एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने के लिए इस लक्ष्य को केंद्रित किया गया था, इस योजना को केंद्रित किया गया था। शिक्षा पर राष्ट्र नीति अगर एनपी 1986 का अगर बात करें तो इसके अंतर्गत निम्न बिंदु को हम जानेंगे एक एक करके। पहला है कि 1986 में नीति निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बहुत से मुद्दे को लेकर की गई थी। इसके अंतर्गत शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज के निर्माण के माध्यम से भी शिक्षा को लाया गया था और उसमें जो समस्या आ रही थी उस समस्या को सामने लाकर उसका निरीक्षण किया गया था। एनपीए के प्रमुख आवेग के अंतर्गत अगर देखें तो शिक्षा की राष्ट्र व्यवस्था की संकल्पना का अर्थ है कि एक स्तर पर सभी छात्र जाति, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना एक तुलनात्मक गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सके। सभी जाति धर्म के लोगों को आसानी से एक मापदंड की शिक्षा प्राप्त हो सके, एनपीई का मुख्य उद्देश्य था। शिक्षा नीति का यह मुख्य उद्देश्य था। समानता के लिए शिक्षा, नई शिक्षा नीति में विषमताओं को समाप्त करने पर बल दिया गया था और शैक्षणिक अवसरों में समानता लाने के लिए उन लोगों के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रदान किया गया था जिन्हें अभी तक समानता नहीं दी गई थी। इसमें खासकर महिलाओं को अधिक स्थान दिया गया था। इसमें खासकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उसे शिक्षा देने की प्रावधान की गई थी। नेक्स्ट है मौलिक शिक्षा। मौलिक शिक्षा के नए आवेग की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक है सार्वभौमिक, जो कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की धारिता और शिक्षा के लिए ये नीति लागू की गई थी। मतलब 14 वर्ष के आयु के बच्चों तक को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा मौलिक शिक्षा के अंतर्गत। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का पूर्णतः अधिकार है जो सरकार द्वारा दी जाएगी। शिक्षा का प्रबंधन अगर देखें तो शिक्षा के प्रबंधन के लिए इसका नियोजन किया जाता है, समय समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है, इसका रिव्यू लिया जाता है कि आखिरकार किस स्तर पर शिक्षा की उन्नति हुई है और इसमें क्या क्या समस्या आ रही है। शिक्षा के नियोजन व प्रबंधन में और अधिक महिलाओं को शामिल किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों व परंपराओं के संदर्भ में जिम्मेदारी के सिद्धांत को भी स्थापित किया गया है। स्थापित करने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया गया है। इस प्रकार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो था वो सभी को समान अधिकार देना, मौलिक शिक्षा देना और शिक्षा का प्रबंधन को उन्नत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौलिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण मिशन पर विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा सर्व शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रारंभिक शिक्षा पर सार्वभौमिकरण यूईई प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख नीति संबंधी पहलुओं का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के महत्व की चर्चा कीजिए। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। इसे हम निम्न द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला है मौलिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा, लड़कियों की विशेष समूह को शिक्षा देना। तो पहला है मौलिक शिक्षा। मौलिक शिक्षा है क्या? तो 1990 में जोमटिन में आयोजित सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन के पश्चात कई कार्यक्रम व परियोजनाएं सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रारंभ की गई। सर्व शिक्षा कार्यक्रम उन सभी में से न्यूनतम था। ये जो था सर्व शिक्षा जो कार्यक्रम है, वो पहले जो विश्व में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जितने भी कार्यक्रम किए गए थे, हमारे देश में भी सर्व शिक्षा कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, लागू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य अगर हम जाने तो सर्व शिक्षा अभियान समुदाय द्वारा एक मिशन के रूप में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों में मानवीय क्षमताओं के उन्नयन के लिए अवसर प्रदान करने का एक प्रयास है। सर्व शिक्षा अभियान को हम बहुत सारे बिंदुओं द्वारा जान सकते हैं। पहला, विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों के द्वारा वर्ष 2003 तक बच्चों को लाना था। मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है या नहीं पढ़ पा रहा है या उसका नामांकन नहीं है, तो इस योजना के तहत बच्चों को स्कूल तक लाने का प्रावधान था कि नहीं, बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाना है। अगर बच्चे नहीं आते तो उसके गार्जियन को समझाना है। तो इस शिक्षा नीति के तहत इन सभी का प्रावधान था। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करनी थी, और इसमें ये कंडीशन था कि वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करनी थी। इसमें क्या था, एक टारगेट था कि हाँ, इस शिक्षा नीति को लागू करने के बाद शिक्षा के गुणवत्ता में परिवर्तन करना है, लोगों को साक्षर करना है। तो एक इसके लिए एक नियत टाइम था, एक क्या था, एक लिमिट समय था कि इसके अंतर्गत सभी को इतना टारगेट पूरा करना है। वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्राथमिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत बच्चों को शिक्षित करना था। वर्ष 2010 तक इस शिक्षा नीति को सभी विद्यालयों, कक्षाओं और कक्षा के साथ साथ बच्चों को सही सुविधा उपलब्ध हो, इसे भी ध्यान में रखा गया। मतलब अगर देखा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, माता पिता तथा छात्रों को प्रेरित करना, जो बच्चा नहीं आना चाहता उसके माता पिता को समझाना, प्रोत्साहन जैसे कि छात्रवृत्ति, लोभ देना कि नहीं अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसे पैसा भी मिलेगा, वर्दी, पाठ पुस्तकें आदि जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान शामिल था। उसे थोड़े बहुत लालच, जैसा मिड डे मील है, चलिए स्कूल में खाना मिलेगा तो बच्चा आता है, तो इस तरह का प्रावधान उसे शामिल किया गया था। सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जीवन को एक नई विचारधारा प्रदान करता है। यदि शिक्षा का उद्देश्य सही दिशा में हो तो आज का युवा सामाजिक रूप से सुदृढ़ बन सकता है, वैचारिक रूप से वो सुदृढ़ बन सकता है, और वो अपने भावनाओं को, अपने विचारों को प्रकट करने में स्वतंत्र हो सकते हैं। लड़कियों को विशेष समूह की शिक्षा पर ध्यान। लड़कियों की इस शिक्षा नीति के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया गया। लड़कियों की शिक्षा विशेषता उनकी जो अनुसूचित जाति या जनजाति से थे, वैसी लड़कियां जो अनुसूचित जाति और जनजाति से थे, उस पर विशेष ध्यान दिया गया और उसे स्कूल की मुख्य धारा से जोड़ा जाने लगा। महिला शिक्षकों की भर्ती की जाने लगी। बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पे पुरुष शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाने पर क्या था, संकोच था। तो वहां पे क्या है, उसको सुधारने के लिए महिला शिक्षकों की भर्ती की जाने लगी। पोषण संबंधी संसाधन दिए जाने लगे, मुफ्त पाठ पुस्तक दिए जाने लगे, वर्दी का प्रावधान करने लगा, यूनिफॉर्म दिए जाने लगा मुफ्त में। वयस्क लड़कियों के लिए स्कूल की ओर वापसी की शिविर और महिला समूह की स्थापना किया जाने लगा। जो लड़की छोड़ दी है उसे फिर से स्कूल वापसी के लिए जाके समझाना, उसे लेकर आना, स्कूल में दाखिला कराना, ये सब प्रावधान थे। इन सभी में खासकर SC/ST वर्ग के बच्चों, धार्मिक व भाषाई संख्याओं, पिछड़े समूह और विकलांग बच्चों की सहभागिता में बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है
इंदिरा आवास योजना के बारे में विस्तार से विवरण दीजिए। पहला जानेंगे इंदिरा आवास क्या है, AIAY इंदिरा आवास योजना। नेक्स्ट है इंदिरा आवास का मुख्य लक्ष्य क्या है, लाभार्थी की पहचान हम कैसे करेंगे, और इसके बाद निधि के निर्मोचन की प्रक्रिया क्या है। तो चलिए एक एक करके सही बिंदु को जानते हैं। पहला जानेंगे इंदिरा आवास है क्या। तो मानव की बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी और कपड़े के बाद आवास अहम आवश्यकता है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों में निर्धनतम लोगों को चुनना और उसे मकान की सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें 1980 में लागू राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत आवासों के निर्माण की शुरुआत की गई। इंदिरा आवास योजना का अगर मुख्य उद्देश्य के बारे में बात करें तो इंदिरा आवास योजना का मुख्य जो उद्देश्य है वह निर्माण कार्यों को उच्च श्रेणी का बनाना और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी हुई जाति और बंधुआ मजदूरों, ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों के लिए आवास व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके लिए इन वर्गों को एक मुफ्त में अनुदान देने की भी व्यवस्था है। इंदिरा आवास IAY का मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य समूह क्या होता है, तो इंदिरा आवास योजना का जो लक्ष्य समूह 1992-93 तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के थे। उसके साथ साथ जो व्यक्ति बंधुआ मजदूरी करते हैं वो भी थे, या ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति को इंदिरा आवास आसानी से प्रोवाइड किया जाता था। इस योजना के तहत इन सभी लोगों को इंदिरा आवास देने की सुविधा दी गई थी। इसके लिए कुछ शर्त थी। इसका शर्त क्या था, इसके लिए यह शर्त था कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो व्यक्ति का होना, मतलब वो व्यक्ति को इंदिरा आवास दिया जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। वैसे व्यक्ति को भी इंदिरा आवास दिया जाएगा जो बेघर हो, उनके रहने के स्थान का स्तर सुधारने की जरूरत हो, मिट्टी का घर है, टूटा फूटा है, उसे इंदिरा आवास दिए जाने के प्रावधान है। किसी अन्य आवास योजना में नहीं आते हो। ऐसा नहीं है कि दूसरी जगह घर बना हुआ और यहाँ इंदिरा आवास लेके बैठे, ऐसा नहीं है। मतलब उन सभी लोगों को चुनना था जिनके पास मकान नहीं था। लाभार्थियों की पहचान कैसे किया जाता है, अब हम कैसे जानेंगे किस व्यक्ति को इंदिरा आवास देना चाहिए और किस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो DRDA होता है, जो कि हर एक जिला में होता है, आप लोग जानते होंगे, यह तय करती है कि एक निश्चित वर्ष में IAY के अंतर्गत पंचायतवार कितने मकानों का निर्माण अथवा स्तर उन्नयन होगा। इस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा, जो कि DRDA के द्वारा, यह तय किया जाता है कि कितने व्यक्तियों को, कितने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन गरीबों को इंदिरा आवास मिल चुका है और कितना व्यक्ति को मिलना भी बाकी है। इसका जो सूची है वो कौन तैयार करता है, DRDA तैयार करता है। आवंटन और नियत लक्ष्य को आधार बनाकर यह निर्णय किया भी जाता है और इसका एक लक्ष्य भी बनाया जाता है कि आखिरकार कब तक जो व्यक्ति छूटे हुए हैं, जो निर्धन गरीब छूटे हुए हैं, उसको कब तक मिल जाना चाहिए, उसका एक टारगेट बनाते हैं। लाभार्थियों का चयन करना, इसमें क्या क्या प्राथमिकता होता है, तो इसमें लाभार्थी उसी लाभार्थी को दिया जाता है जो पहली प्राथमिकता उसे दी जाती है जो बंधुआ मजदूर आवास व्यवस्था का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। जिसके पास बंधुआ मजदूरी होता है, जिसके पास आवास होता ही नहीं है। दूसरा, वैसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से आते हैं, उन्हें इंदिरा आवास देने की प्रावधान है। निधि के निर्मोचन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो निधि की निर्मोचन जो है, मतलब उसे राशि उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत निधि को जो है, राशि को, जो इंदिरा आवास के लिए जो राशि दी जाती है गरीबों को, उसे 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त में क्या होता है, पहली किस्त में DRDA अभिकरण जो जिला परिषद को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कुल आवंटित निधि का 50% दिया जाता है। मतलब अगर आपका घर पास हो गया, इंदिरा आवास पास हो गया, तो आपको 50% पैसा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जब 50% आपको पैसा दिया गया पहला किस्त में और आप घर बना लेते हैं, तो उसके वेरिफिकेशन के बाद जिला स्तर से टीम आती है, वेरिफिकेशन करती है, या फिर ब्लॉक स्तर से टीम आती है और वेरिफिकेशन करती है। इसके बाद आपको दूसरी किस्त दी जाती है, जो कि केंद्र सहायता की दूसरी किस्त के लिए संबंधित DRDA को निर्धारित प्रपत्र में निवेदन करना पड़ता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना पड़ता है। अगर कौन कौन सी शर्त है उसे जानेंगे। इसके लिए यह शर्त है कि जो पहली किस्त दिया गया है उसमें से वो किस्त का इस्तेमाल करके वो घर बनाया है कि नहीं, जैसे कुर्सी ढलाई तक किया है कि नहीं। अगर वो बनाया है तो उसका एक फोटोग्राफी उसे जिला में फिर जमा करना पड़ता है और उसे दूसरी किस्त आसानी से प्राप्त
हो जाती है। इस प्रकार इंदिरा आवास के लिए निधि का निर्मोचन प्रक्रिया कंप्लीट होता है, उसे आसानी से पैसा मिल जाता है। इंदिरा आवास के लिए दो किस्त होता है, पहला किस्त होता है जो 50% दिया जाता है और दूसरे किस्त में 50% दिया जाता है। 50% दूसरा किस्त तभी दिया जाता है जब पहला किस्त से वो घर निर्माण कार्य कर लिया हो कुछ स्तर तक, इसका वेरिफिकेशन के बाद फिर उसका दूसरा किस्त दिया जाता है। इस प्रकार इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को मकान उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना पीएमजीवाई के अंतर्गत, हम इसको जानते हैं पीएमजीवाई के नाम से जानते हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आवास का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आवास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना पीएमजीवाई के ग्रामीण आवास घटक के उद्देश्यों, कार्यों और कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसको हम पीएमजीवाई के नाम से जानते हैं। दूसरा है पीएमजीवाई के उद्देश्य, पीएमजीवाई के लक्ष्य समूह, लाभार्थी की पहचान, महिलाओं के हितों की रक्षा, धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय का प्रावधान, निधि के निर्मोचन की प्रक्रिया, निगरानी और मूल्यांकन। यह लगभग सेम उसी तरह है जिसे इंदिरा आवास योजना है, सेम प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी सेम लगभग उसी तरह है। तो इसे पहला जानेंगे प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसे हम पीएमजीवाई के नाम से जानते हैं, आखिरकार है क्या। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को ग्रामीण स्तर पर मानवीय विकास उपलब्ध कराना है। पीएमजीवाई का मुख्य घटक ग्रामीण विकास में ग्रामीण आवास, ग्रामीण आसियाने की मुख्य समस्या से निपटाना है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जिस व्यक्ति या ग्रामीण निर्धन के पास रहने के लिए आवास नहीं है, उसे आवास उपलब्ध कराना है। पीएमजीवाई के उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो हैं वो ग्रामीण आवास को उपलब्ध कराना, वैसे व्यक्ति को उपलब्ध कराना जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और जिसका आर्थिक विकास नहीं हो पाया, ताकि उसे आवास उपलब्ध कराकर उसके आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। पीएमजीवाई के लक्ष्य समूह अगर देखें तो पीएमजीवाई के घटक ग्रामीण आवास का मुख्य समूह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गैर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग जो गरीबी रेखा से नीचे है। एक तो अनुसूचित जाति एससी एसटी होना चाहिए, दूसरी बात है ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति से कमजोर हो, जो कि गरीबी रेखा से कमजोर हो, उन सभी लोगों को चिन्हित किया जाता है। लाभार्थी की पहचान कैसे की जाती है, तो लाभार्थी की पहचान करने के लिए इसे भी इंदिरा आवास के जैसा ही प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को भी किसको सौंपा जाता है, इसकी पहचान करने के लिए, लाभार्थी की पहचान करने के लिए डीआरडीए को सौंपा जाता है, जो कि हर एक जिला में होता है, भारत के हर एक राज्य के हर एक जिले में होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सूचीबद्ध निर्णय लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आम सभा आयोजित कर चिन्हित करते हैं कि कौन से समूह को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत आवास देना है। महिलाओं की हितों की रक्षा, इसके अंतर्गत मकानों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर किया जाता है। इसमें जो मकान का जो आवंटन किया जाता है वो लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाता है। विकल्प के रूप में मकान का आवंटन पति पत्नी दोनों के नाम पे किया जाता है। इसमें जो प्राथमिकता दी गई है आवास देने का, वो महिलाओं को दी गई है, महिला के नाम पे होगा। अगर महिला के नाम पे नहीं होती है तो यह हो सकता है कि उसके पति पत्नी दोनों के नाम पर हो। धुआं रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय का प्रावधान, पीएमजीवाई के ग्रामीण आवास घटक के अंतर्गत आवास निर्माण में वातावरण को साफ रखने के लिए धुआं रहित बेहतरीन ईंधन वाले चूल्हे और स्वच्छ शौचालय का प्रयोग सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित मकानों के आसपास वृक्ष लगाने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है निधि के निर्मोचन की प्रक्रिया। तो निधि के निर्मोचन की प्रक्रिया जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय क्या करते हैं, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों को 2 किस्त में इस योजना के लिए निधियां जारी करता है। द्वितीय किस्त पाने के लिए बहुत सारे शर्तों को पूरा करना पड़ता है। पहला शर्त है कि संबंधित राज्य या केंद्र शासित राज्य जो है वो उपयुक्त प्रमाण पत्र जमा करे। मतलब पहला किस्त मिल गया, अब दूसरा किस्त लेना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, लाभार्थियों को या राज्य सरकार को क्या करना पड़ता है,
यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ हमने आधा कार्य कर लिया है, हमने आधा घर बना लिया है, हमने आधा आवास बना लिया है, अब मुझे पूरा करने के लिए सेकेंड किस्त की जरूरत है। तो उसके लिए क्या करता है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देता है, वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद डीआरडीए के द्वारा फिर से सेकेंड किस्त दी जाती है। नेक्स्ट है निगरानी और मूल्यांकन। तो पीएमजीवाई के ग्रामीण आवास घटक की निगरानी और मूल्यांकन का दायित्व जो है वो राज्य सरकार का होता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार को बताए गए प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट जो है वो डीआरडीए सौंपता है। मतलब डीआरडीए जो जिला स्तर से वो निगरानी करता है, उसका मूल्यांकन करता है घर का, इसका रिपोर्ट बनाकर डीआरडीए क्या करता है, वो राज्य सरकार को देता है। इसके बाद राज्य सरकार क्या करती है, इस योजना के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट एक निर्धारित प्रपत्र में केंद्र सरकार को भेज देती है कि हाँ ये हमने इसको इतना आदमी को क्या किया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत इतना आदमी को आवास दिया है। इसको क्या करता है, वो रिपोर्ट प्रपत्र में केंद्र सरकार को ये जांच रिपोर्ट भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं की वर्तमान उपलब्धता और इसके विकास का वर्णन कीजिए, अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के प्रमुख पहलुओं को स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला हम लोग जानेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा सेवा क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य के उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्या है। तो चले पहले एक एक करके इसे जानते हैं। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं के अंतर्गत अगर देखिए तो लोगों के स्वास्थ्य संबंधी नीतियों से है। मतलब इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे निर्धन गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं को निःशुल्क प्रदान करना होता है। इसके अंतर्गत आधुनिक सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि अगर कोई ग्रामीण क्षेत्रों में किसी महिला बीमार है या वो डिलीवरी पेशेंट है, तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे संसाधन की उपलब्धता कराया जाना है। जैसे ममता वाहन या फिर एम्बुलेंस की सुविधा देना। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, नैदानिक पदार्थ, दवा वितरण, दवा निर्माता, अस्पताल, चिकित्सा उपकरण और प्रयोगशालाएं, होम नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवाएं आदि को भी शामिल किया गया है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचे, इसके लिए बहुत सारे जैव प्रौद्योगिकी, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल आदि, हॉस्पिटल, दवा सुविधा उपलब्ध कराना, इन सभी को शामिल किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख कार्य उपचार, रोकथाम और उन्नति के स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के एकीकृत दृष्टिकोण को लागू करना होता है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधाएं देना होता है, छूत की बीमारियों की रोकथाम करना होता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका रोकथाम कैसे किया जाए, इसके अंतर्गत किया जाता है। मां और बच्चों का स्वास्थ्य कैसे सुधरे, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। महत्वपूर्ण आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जल आपूर्ति और स्वस्थ वातावरण सुरक्षा संबंधी नीतियों को लागू किया जाता है। परिवार नियोजन सेवाएं को भी लागू किया जाता है, इसमें जोड़ा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की संकल्पना को अगर देखें तो सरकार द्वारा लागू की गई है, जो कि 60,000 जनसंख्या में एक चिकित्सालय होने का प्रावधान है। अगर 60,000 जनसंख्या है तो वहां पे एक बड़ा हॉस्पिटल होने का प्रावधान है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा, तो प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि ग्रामीण भारत की आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं या आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाए और उसमें अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन गरीब उसमें भाग ले और अपने सुविधा और स्वास्थ्य सुविधा को सुधारें। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत अगर देखें तो उन्नति, निवारण, उपचार और पुनर्वास की सेवाएं उपलब्ध होती है। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण की सुविधा होती है। मूल स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और पेयजल की सुविधा होती है। खाद्य आपूर्ति और पोषण सुविधा जैसी सुविधा को लागू किया जाता है। मां और बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा इसमें सम्मिलित है। परिवार नियोजन की सेवाएं सम्मिलित है। आवश्यक दवाइयों का प्रदान
सम्मिलित है। साथ ही साथ टीके से रोके जाने वाले रोगों के लिए टीकाकरण की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को और बच्चों के मां को भी टीका दी जाती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तो 1983 में संसद के द्वारा छठी योजना, जो कि 1980-85 में हुई थी, के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में समुदाय के लोगों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस नीति को लागू किया गया था। स्वास्थ्य सुरक्षा जैसा सेवा को उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा सेवाओं का प्रदान स्वेच्छा से कार्य करने वाले सहायकों या प्रशिक्षण देने वाले लोगों को दिया जाता है। बीमारियों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए एकीकृत सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सारे एजेंसियों को भी इसमें जोड़ा गया है ताकि उसे किसी भी स्वास्थ्य संबंधी विकारों से छुटकारा मिल सके। आदिवासी, पहाड़ी, पिछड़े हुए और बीमारी उन्मुक्त क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया है। या फिर अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों में किन्हीं 4 बुनियादी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, जून 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अथवा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। तो चलिए सभी को एक एक करके जानते हैं। पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, सुदूर सीमांत जनजाति और खानाबदोश समुदाय के लिए चिकित्सा सुविधा, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो एक एक करके सही बिंदु को जानते हैं और ऊपर वाले क्वेश्चन को डील करते हैं। पहला जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है क्या। तो बीमारियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जो उपाय किया गया है उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसके लिए, इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार क्या करती है, विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है। बहुत सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाती है जो कि अस्वस्थता और मृत्यु की स्थिति को प्रभावित करती है, कम करती है, जिससे सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार होता है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत वैसे व्यक्ति का इलाज किया जाता है जो कि टीबी संक्रमक से संक्रमित हो, जो कि टीबी क्या है, एक संक्रमक रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, या टीबी से ग्रस्त व्यक्ति से हवा के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसका एक रोगी एक वर्ष में 10 से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसे रोकने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे हम राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय नेत्रहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि वर्ष 2000 तक नेत्रहीनता की स्थिति में कमी आ जाए, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कमजोर दृष्टि और नेत्रहीनता के आधे से ज्यादा मामले जो कि मोतियाबिंद के कारण होते थे उसे कम किया जाए, और उसके लिए शल्य चिकित्सा उपलब्ध कराया जाए, निःशुल्क चिकित्सा भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध किया जाए। राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो राष्ट्रीय कोढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1955 से कार्यरत हुआ है भारत में, जो कि कुष्ठ रोग के उच्च प्रभावी उपचार की उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जाना जाने लगा, जिसका मुख्य उद्देश्य कुष्ठ से प्रभावित रोगी को ठीक करना, जिसे मुफ्त के दवाई चिकित्सा उपलब्ध कराना और कुष्ठ नियंत्रण को काबू में लाना। मतलब कुष्ठ को क्या करना है, नियंत्रण में लाना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा जाता है, ताकि कुष्ठ जो रोग है उसे खत्म किया जा सके। नेक्स्ट है मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विश्व का ऐसा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो केवल एक ही संक्रमक बीमारी के लिए है। देश में मलेरिया के नियंत्रण के लिए 1953 में
एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी जिसे बाद में हम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया से संबंधित विकारों, मलेरिया से संबंधित बीमारों और उनके रोगी को इलाज सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय फलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसका मुख्य उद्देश्य था कि फलेरिया से ग्रसित लोग जो हैं उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, मुफ्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना और उसे फलेरिया मुक्त कराना। राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोडीन हीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि पूरे देश के सभी जिलों में आयोडीन न्यूनता की स्थिति को 10% से नीचे किया जाए, ताकि इससे संबंधित जो रोग होते हैं उसे कम किया जा सके। जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है, तो घेंगा से लोग पहले बहुत ग्रसित होते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के आयोजन से अब क्या है, घेंगा लगभग ना के बराबर हो रहा है ना, उस बीमारी से आदमी को निदान मिल चुका है। सुदूर तथा सीमांत जनजाति खानाबदोश समुदाय के लिए चिकित्सा सुविधा। ऐसे लोग जो कि पहाड़ों क्षेत्रों में रहते हैं, अल्टर क्षेत्रों में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, जहां तक पहुंचना मुश्किल है, वहां तक भी क्या किया जाए, चिकित्सा सुविधा को आसानी से उपलब्ध कराया जाए। इस राष्ट्र सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम वैसे लोग जो मानसिक स्थिति से कमजोर हैं, जो मानसिक रूप से विचलित हैं, जो क्या है, मानसिक तनाव में रहते हैं, मानसिक रूप से ग्रसित हैं, उन सभी का इलाज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत चिन्हित मानसिक स्वास्थ्य टीम को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे मानसिक व्याधियों के बारे में जागरूकता किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि मानसिक व्याधियां क्या है और मानसिक विकार क्या होता है, और उसे संबंधित इलाज को प्रोवाइड कराया जाता है, मुफ्त चिकित्सा कराई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार कल्याण सेवाओं पर नोट लिखिए अथवा प्रजनन एवं बाल विकास कार्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। अथवा मातृ स्वास्थ्य पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला जानेंगे परिवार कल्याण सेवा कार्यक्रम क्या, परिवार कल्याण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, मातृत्व स्वास्थ्य क्या, शिशु स्वास्थ्य क्या, परिवार कल्याण कार्यक्रमों में गैर सरकारी संगठनों की संलिप्तता क्या क्या है। तो पहला पॉइंट जानते हैं, परिवार कल्याण सेवा कार्यक्रम। परिवार कल्याण सेवा या परिवार नियोजन कार्यक्रम देश में पहली बार 1951 में शुरू की गई थी और यह सबसे पहले राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में इसका उद्देश्य क्या था? प्रारंभ में इसका उद्देश्य जनसंख्या नियोजन था, जनसंख्या को रोकना था। परिवार कल्याण का मेन जो उद्देश्य था वो क्या था? जनसंख्या को नियंत्रित करना था। किंतु बाद में क्या था, जन शिक्षा तथा प्रचार प्रसार का समावेश किया जाने लगा, ताकि परिवार नियोजन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। लोग नहीं समझते थे, बोलते थे कि हम दो, हमारे दो बच्चा ही लेना, लेकिन नहीं समझते थे गांव देहात के लोग। तो इसे क्या किया जाने लगा, इसे प्रचार प्रसार के माध्यम से भी समझाने लगा, समझाने जाने लगा, बताने जाने लगा। ठीक है, इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को भी लोगों तक पहुंचाया गया, जिसमें प्रजनन आयु वाली महिलाओं और छोटे बच्चों जैसे जो कि 0 से 5 वर्ष के हैं, उसे स्वस्थ कार्यक्रम से जोड़ा जाने लगा, ताकि उन्हें मां और बच्चे दोनों को सही तरीके से उसका इलाज हो सके और उसे स्वस्थ लाभ की प्राप्ति हो सके। इसके अंतर्गत परिवार नियोजन के स्थान पर परिवार कल्याण कार्यक्रम को भी शुरू किया गया। इसमें गुणवत्ता लाने के लिए सरकार के द्वारा बीच बीच में क्या है, इसमें परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि परिवार कल्याण सेवा या परिवार कल्याण नियोजन से लोगों को जागरूक किया जा सके और वो अच्छी तरह से अपनी फैमिली प्लानिंग को सुचारू रूप से कर सके, अच्छी तरह से वो अपने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल एवं उन्नत सफाई व्यवस्था तथा ग्रामीण भारत में स्वस्थ अर्थव्यवस्था एवं विकास के बीच संबंध को स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत में विशेषकर ग्राम विकास के संदर्भ में पेयजल और स्वच्छता की महत्व को चर्चा की है। या जून 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है पेयजल एवं सफाई व्यवस्था को जानेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है स्वस्थ अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट है विकास व्यवस्था का महत्व। तो चलिए इसे जानते हैं। तो पेयजल स्रोतों के संरक्षण में प्राथमिक स्तर पर सामुदायिक भागीदारी को क्या किया जाता है? ग्राम पंचायतों तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से मजबूत किया जाता है, ताकि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल
गुणवत्ता निगरानी जो है वो समिति सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, इसका वो लेखा जोखा आसानी से कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को पीने योग्य पानी मिल जाए, सभी को पेयजल की उपलब्धता कराया जाए, सभी को पेयजल की सुविधा दी जाए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा पेयजल की सुविधा देने के लिए गांव देहात में क्या होता है, पाइपलाइन की सुविधा दी गई है, जिससे हर एक घर को सही तरीके से पेयजल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ सफाई पर भी ध्यान दिया जाने लगा, ताकि क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रोग से ग्रसित होते हैं उससे वो क्या हो, उसमें कमी आए। सुरक्षित पेयजल के अभाव में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोगों को जल के अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे वर्षा, सतह जल अथवा भूजल। इन स्रोतों से प्राप्त जल आमतौर पर अशुद्ध और पीने के लिहाज से उपयुक्त नहीं होता है, जिसके कारण यह होता है कि इस जल जो बारिश के जल को हम लोग जो पीते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीते हैं, इससे कारण क्या होता है, उसे बीमारियां हो जाती है और उस बीमारियों से उसे मौत मौत का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उसके स्वास्थ्य को क्या होता है, खतरा होता है, स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है। अर्थव्यवस्था, स्वस्थ अर्थव्यवस्था में देखिए, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त और मजबूत लोगों पर निर्भर होती है, कोई भी अर्थव्यवस्था जो होता है वो वहां के लोगों के तंदुरुस्त और मजबूत लोगों पर निर्भर करती है। अगर वहां के लोग बीमार रहें, अस्वस्थ रहें, तो वहां की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ जाती है। मतलब अर्थव्यवस्था उन्नत होगी तभी हम मानव पूंजी को उसके प्रभावशाली निवेश में विकसित कर सकेंगे। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वहां के लोग भी क्या है, स्वस्थ है। अगर किसी देश के लोग क्या है, अस्वस्थ है, बीमार हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, कमजोर हो जाती है। विकास, अगर विकास स्वच्छता का महत्व, तो विकास में स्वच्छता का महत्व बहुत ज्यादा है। उन्नत स्वास्थ्य एवं कृषि उत्पादन विकास प्रक्रियाओं से सीधा संबंध रखता है। अगर वहां का विकास सही है किसी राष्ट्र का, तो इसका मतलब क्या है, वहां का कृषि व्यवस्था सही है, वहां का स्वास्थ्य सही है। ये एकदम शॉर्टकट है। मतलब किसी राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था सही हो, वहां के पेयजल या उन्नत सफाई व्यवस्था सही हो, वहां के कृषि उत्पादन व्यवस्था सही हो, तो वहां उस राष्ट्र का विकास आसानी से हो सकता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सभी पेपर के टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखें। थैंक यू।